What's up guys, I hope you are doing well. I am वीर, वेलकम टू स्टार लव फैमिली। तो कैसे हो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफ़ी अच्छे से रख रहे हो। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ आप लोगों को जानने को मिलने वाली है। इंटरेस्टिंग वे में काफ़ी कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले आप लोगों के सामने यहाँ पर इंपॉर्टेंट डे होगा, उसके बाद में क्विज होगा, फिर हम लोग इस तरीके से आगे बढ़ेंगे। वीडियो के एंड में फिर से क्विज होगा, उससे ये पता चलेगा ये वीडियो कितने अच्छे से आप लोगों के द्वारा सुना गया है। तो सबसे पहले यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट डे के बारे में बात करते हैं। आइए आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। यहां पर बात की जा रही है वर्ल्ड यूएफओ डे के बारे में। तो सबसे पहले तो यूएफओ क्या है ये आप लोगों को याद रखना है। इसको बोलते हैं अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट। आप लोगों ने मूवी देखी होगी जिसमें ऋतिक रोशन और जादू उनको मिलता है वो जो मूवी थी उसमें बेसिकली एक अनआइडेंटिफाई जो जहाज आता है वहां पर, जो ऋतिक रोशन के जो फादर थे उनके द्वारा जो भी यहाँ पर तिरंगे भेजी जाती थी, तो उसको वो एक तरीके से कैच कर उसके साथ में सिंक्रोनाइज कर वो यहाँ पर पृथ्वी पर आता है। तो एक तरीके से कई बार ये माना जाता है कि बहुत सारे ऐसे अनआइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट टाइम टू टाइम देखे गए हैं जिनके बारे में स्टडी करने की कोशिश की जाती है। तो इसके चलते ये डे सेलिब्रेट किया जाता है 2 जुलाई को। ऐसा नहीं है 2 जुलाई को ही है, कुछ लोग इसको यहाँ पर 24 जून को भी सेलिब्रेट करते हैं, कुछ यहाँ पर इसको 2 जुलाई को सेलिब्रेट करते हैं। और यहाँ पर एक तरीके से स्काई की ओर देखते हैं कि कोई अनआइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट कोई दिख नहीं रहा क्या, दिख रहा है एक तरीके से सारे लोग इकट्ठा होकर, ठीक है। तो इसके चलते ये डे है यहाँ पर ये सेलिब्रेट किया जाता है लोगों को अवेयरनेस फैलाने के लिए। इसके पीछे कोई ना कोई कहानी होगी। जी हाँ, बिल्कुल एक कहानी है। यहाँ पर बात की जा रही है केनेथ आर्नोल्ड के बारे में। तो यहाँ पर जो यूएसए की आर्मी है उनका एक बैलून था, वो फट गया था किसी अनआइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट के टकराने से। तो उस टाइम से यहाँ पर ये जो घटना हुई थी, ये यहाँ पर ये घटना कहाँ पर देखने को मिली, ये रोजवेल यूएफओ इंसिडेंट के नाम से इसको जाना जाता है 1947 में। तो तब से लेकर यहाँ पर बोला गया कि कोई ना कोई ऐसी चीजें होती हैं तो उनके बारे में फोकस देने की जरूरत है। तो इसी के चलते इसके ऊपर फोकस दिया जाने लगा और इसको सेलिब्रेट किया जाने लगा अवेयरनेस फैलाने के लिए। यहां पर इसके चलते यहां पर आज के दिन में ये माना जाता है कि देखिए कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, कुछ ना कुछ तो ऐसा है, ठीक है। तो इस तरीके से यहां पर ये ऐसी चीजें हैं ताकि जो गवर्नमेंट है या फिर जो दूसरे लोग हैं वो भी इनके ऊपर फोकस दे कि हाँ ऐसा कुछ होता है, ठीक है। तो इसका बेसिक यहां पर ये पर्पज है। नेक्स्ट एक और डे है, हालांकि ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है पर फिर भी कई बार ऐसी चीजें पूछ ली जाती हैं क्योंकि रिसेंटली अभी जो स्पोर्ट्स वगैरह हैं वो काफी न्यूज में है। जैसे कई सारे जो गेम है वो पोस्टपोन कर दिए गए, तो ऐसे डे भी कई बार पूछ ले जाते हैं। इसको बोलते हैं वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे, ठीक है। तो ये एक तरीके से जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो जर्नलिस्ट होते हैं, अगर आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो उसमें एक स्पोर्ट का पेज आप लोगों को नजर आएगा। तो वो जर्नलिस्ट होते हैं जो पर्टिकुलर स्पोर्ट के ऊपर ही फोकस देते हैं। तो वो भी पहले ये चीजें नहीं हुआ करती थी, पर लेकिन ये चीजें भी फोकस करना स्टार्ट की गई, जो जर्नलिज्म इसमें भी घुसा तो फिर चीजें आगे स्टार्ट हुई। तो वर्ल्ड स्पोर्ट जो जर्नलिस्ट डे है ये 2 जुलाई को यहां पर सेलिब्रेट किया जाता है। इसका बेसिक पर्पज यहां पर यही है कि स्पोर्ट के बारे में जो जनता तक इंफॉर्मेशन फैलाई जाती है और स्पोर्ट को एक तरीके से प्रमोट किया जाता है। तो ये जो बेसिकली एक तरीके से रेस्पॉन्सिबिलिटी उठाई गई इंटरनेशनल स्पोर्ट प्रेस एसोसिएशन के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया ये 1924 में पेरिस ओलंपिक के चलते। तो यहां पर बेसिकली फोकस यही था कि जनता को स्पोर्ट के बारे में पता चलेगा, तभी तो जनता डेडिकेटेड होगी कि हाँ इसके बारे में फोकस देना है, ये सब चीजें हैं, अवेयरनेस होती है। पहले क्या पता था कहां पर क्या क्या गेम खेले जाते हैं, आज के दिन में हम लोग जानते हैं दुनिया में कौन कौन से गेम चलते हैं, क्या क्या चीजें हैं, तो काफी कुछ जानते हैं। तो स्पोर्ट जर्नलिज्म का काफी बड़ा रोल यहां पर देखने को मिलता है। तो इंटरनेशनल स्पोर्ट एंड पेरिस जो प्रेस एसोसिएशन है, सॉरी इंटरनेशनल स्पोर्ट्स एंड प्रेस एसोसिएशन के द्वारा यहां पर स्टैब्लिश किया गया 1924 में, जो यहां पर ओलंपिक गेम थे पेरिस के अंदर में, ठीक है। तो वहां से ये चीजें स्टार्ट हुई कि कौन लाइक कर रहा है कौन डिसलाइक कर रहा है, तो वो चीजें देखने को मिली। तो स्पोर्ट जर्नलिज्म जो है यहां पर ये कहीं ना कहीं स्पोर्ट एक्टिविस्ट जो होते हैं वो काफी बढ़ चढ़कर एक तरीके से इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और पावर भी होती है कहीं ना कहीं चीजों को इन्फ्लुएंस करने की। तो जर्नलिज्म एक तरीके से अपने आप में ही एक काफी बड़ी पावर रखता है। तो स्पोर्ट के फील्ड में एक अलग ही एक आयाम निकल कर आया स्पोर्ट जर्नलिज्म का। आइए बात करते हैं आज के क्विज के बारे में। अटेम्प्ट कीजिए इसको, फिर आज को इसका आंसर मैं आप लोगों को बताऊंगा। एक एक क्वेश्चन अच्छे से अटेम्प्ट कीजिए। नेशनल डॉक्टर्स डे के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। अब की बार की थीम क्या है, कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा फाउंडेशन रखा गया यहाँ पर, ये संस्कृत सद्भाव ये मंडप के बारे में, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश में ये बेसिकली रामपुर में यहाँ पर ये फाउंडेशन स्टोन रखा गया, कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा। इसी के साथ में 92 करोड़ रुपए यहाँ पर इन्वेस्ट करके हमारी कंट्री में जो माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्टर हैं इनके द्वारा प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम की बात की गई यहाँ पर, ठीक है। तो आप लोगों को यहाँ पर ये बताना है कि इसका नाम क्या है बेसिकली, ठीक है। तो ये आप लोगों को बताना है। नेक्स्ट बात की जा रही है यहाँ पर, ये मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था, इसमें थोड़ा सा आप लोग रेक्टिफाई कर लीजिए।
तो यहाँ पर जो मैंने आप लोगों को यहाँ पर ये बोला था, ये बेसिकली रबर बोल रहा था, जबकि ये रिबर है, यानी कि एक तरीके से यहाँ पर बात की जाती है गैल्वेनाइज स्टील प्रोडक्शन के बारे में आप लोग बात कर सकते हैं, तो ये इसको रिबर बोला जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया था। तो यहाँ पर अभी स्टील जो यहाँ पर हमारी कंट्री में जो मिनिस्टर हैं उनके द्वारा इनोग्रेट किया गया कंटिन्यूअस गैल्वेनाइज रिबर प्रोडक्शन फैसिलिटी, तो ये कहां पर स्टैब्लिश की गई थी, ये था आप लोगों के सामने क्वेश्चन। ठीक है, इसी के साथ में किताब के बारे में मैंने आप लोगों से पूछा था, ये किताब रिसेंटली अभी न्यूज में थी, तो इसके बारे में आप लोगों को बताना था। बोला जा रहा है द रूम वेयर इट हैपन, यानी कि एक कमरा जहां पर ये चीजें घटित हुई। ए मेमोरी, यहां पर ये जो व्हाइट हाउस है, यानी कि जो यूएसए से रिलेटेड यहां पर बात की जा रही है, ए व्हाइट हाउस मेमोरीज। ठीक, यानी कि जो यूएसए के अंदर व्हाइट हाउस मेमोरीज हैं, जो जहां पर इनके प्रेसिडेंट रहते हैं, प्रेसिडेंट भवन आप लोग इसको बोल सकते हैं, प्रेसिडेंट हाउस, तो उसके बारे में बात की जा रही है। तो जो इनके फॉर्मर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे, उन्होंने अंदर की बातें कुछ यहां पर रिवील कर दी हैं, तो उसी के ऊपर ये किताब थी। डोनाल्ड ट्रंप चाहते थे ये किताब जो है वो रिलीज न हो, पर ये किताब रिलीज हो गई है, तो ये काफी कंट्रोवर्शियल किताब है। रीजन यहां पर ये अभी इलेक्शन आ रहे हैं यूएसए के अंदर नवंबर के महीने में, तो उसके चलते भी ये न्यूज में है। ठीक है, तो याद रखिएगा इसके बारे में। नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पर कोवैक्सीन के बारे में बात की थी, तो इंडिया की फर्स्ट वैक्सीन जो हमारी कंट्री में डेवलप की गई है, तो ये जो वैक्सीन है ये नोवल कोरोना वायरस से लड़ने के लिए हमारी कंट्री में ये वैक्सीन यानी कि दवाई बनाई गई है। तो इसका बेसिक जो डेवलपमेंट किया जा रहा है वो भारत बायोटेक के द्वारा किया जा रहा है। इनको अप्रूवल कहां से मिला ये डेवलपमेंट करने का, ये आप लोग को बताना है, यानी कि ये क्वेश्चन है आप लोग का कि अप्रूवल किसके द्वारा दिया गया। आप लोग को पता है हमारी कंट्री में कई सारे ऐप जो अभी बेसिकली बैन कर दिए गए, जिसमें से टिकटॉक काफी न्यूज में है। ठीक है, टिकटॉक हो गया, शेयरिट हो गया, और भी कई सारे यूजी ब्राउजर हो गया। ठीक है, ये सारी चीजें आप लोगों ने देखी, तो किसके थ्रू यहां पर ये बेसिकली बैन किया गया, तो हमारी कंट्री में कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा बैन किया गया, तो मिनिस्ट्री है हमारी कंट्री की जिसको बोलते हैं द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, एक तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट बन जाता है। दूसरा ये पावर है यहां पर सेक्शन 69 के तहत। ठीक है, तो 69 जो सेक्शन है कौन से एक्ट का सेक्शन है, ये आप लोगों को कंप्लीट यहां पर करना है। कुछ रूल और रेगुलेशन भी है जिनके तहत यहां पर ये स्टेप उठाया गया है। तो ये क्वेश्चन थे जो कि डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं, या फिर किसी एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं उसमें स्टेटमेंट आप लोग ये देखने को मिल जाते हैं, जहां पर कई सारी स्टेटमेंट के क्वेश्चन आते हैं। तो अच्छे से अटेम्प्ट किया कीजिए, इनके आंसर आप लोगों को पता होने चाहिए। आइए आंसर देख लेते हैं। सबसे पहले यहां पर बात की जा रही है नेशनल डॉक्टर्स डे के बारे में, तो ये 1 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है, और यहां पर जो बात की गई थी अब की बार की थीम ये था लेसन द मोर्टेलिटी ऑफ कोविड-19, यानी कोविड-19 की वजह से जो लोगों की जान जा रही है, जो मोर्टेलिटी हो रही है उसको कम करना। तो ये बेसिकली डॉक्टर कर सकते हैं। आप लोगों ने सुना होगा कि डॉक्टर जो होते हैं भगवान का दूसरा रूप होते हैं, तो वो यहां पर एक तरीके से अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी ढंग से निभा रहे हैं, तो उनका बेसिक पर्पज यही है कि लोगों की जान न जाए कम से कम। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। नेक्स्ट यहां पर हमारी कंट्री में जो माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्टर है उसके द्वारा फाउंडेशन स्टोन रखा गया था, यह संस्कृत सद्भाव मंडप का। ठीक है, तो ये एक तरीके से यहां पर जो भी एक्टिविटीज हैं उनको सपोर्ट करने की बात की जा रही थी, तो उसके चलते ये स्टार्ट किया गया था उत्तर प्रदेश के अंदर में। संस्कृत सद्भाव जो मंडप है यहां पर ये 92 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट से बनाया जा रहा है हमारी कंट्री में माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री के द्वारा, और ये जो प्रोग्राम है ये प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के तहत बनाया जा रहा है। तो क्वेश्चन कैसे बन सकता है, यहां पर क्वेश्चन आप लोगों से ऐसे ही बन सकता है कि संस्कृत सद्भाव जो मंडप है यहां पर ये किस स्कीम के अंदर यहां पर बनाया गया, तो प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के तहत यहां पर इसको बनाया गया। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए हो जाता है। नेक्स्ट यहां पर बात की गई थी आप लोगों से, तो ये बेसिकली एस्टेब्लिश किया गया था यहां पर गैल्वेनाइज रबर प्रोडक्शन फैसिलिटी, तो ये पंजाब के अंदर एस्टेब्लिश की गई थी मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के द्वारा। ठीक है, तो ये रबर नहीं था, फिर से इसको नोटिफाई कर लेना, ये गलती से इसको रबर बोल दिया गया था। ठीक है, तो ये स्टील के बारे में बात की जा रही है। यहां पर किताब के बारे में आप लोगों से पूछा गया था, तो ये किताब याद रखिएगा, किताब का नाम है द रूम वेयर इट हैपन, यानी कि जहां पर ये घटनाएं घटी, ए व्हाइट हाउस मेमोरीज। तो किसके द्वारा यहां पर ये किताब बेसिकली लिखी गई है, यह है जॉन बोल्टन। ठीक है, तो जॉन बोल्टन कौन थे, आप लोगों ने अगर न्यूज़पेपर डिस्कशन लंबे समय से आप लोग सुन रहे हैं, तो मैंने इनके बारे में डिस्कस भी किया था जब यहां पर डोनाल्ड ट्रंप साहब के द्वारा इनको हटाया गया। तो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे यहां पर ये यूएसए के डोनाल्ड ट्रंप साहब के लिए जिनके द्वारा सर्व किया गया है। तो एक ये समझिए जो किसी कंट्री का नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है तो उसके बारे में सारी चीजें जानते हैं, तो इंटरनल की सारी चीजें यहां पर इनके द्वारा रिवील की गई है। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है यहां पर यह कोवैक्सीन के बारे में। तो कोवैक्सीन ये फर्स्ट वैक्सीन है यहां पर जो कि डेवलप की जा रही है हमारी कंट्री में, और किसके द्वारा अप्रूवल दिया गया है, यह ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DCGI जिसको आप लोग बोलते हैं, तो इसके द्वारा यह अप्रूवल दिया गया है। सेक्शन 69A ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, और इसी के साथ में इंफॉर्मेशन जो टेक्नोलॉजी प्रोसीजर एंड सेफगार्ड फॉर ब्लॉकिंग ऑफ एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन बाय पब्लिक रूल 2009, तो ये है पर्टिकुलर ये सारी चीजें जिसके तहत यहां पर ये जो एक्ट है हमारी कंट्री में जो 59 ऐप जो है यहां पर ये अभी हमारी कंट्री में जिनको बैन किया गया है, तो बेसिक जो एक्ट है ये है हमारी कंट्री में जिसके द्वारा ये काम किया जाता है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिया जाएगा, ये तो हालांकि कोई पूछेगा कि हाँ कौन सा ऐप बैन किया गया, ये क्वेश्चन जरूर बन जाएगा कि कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा बैन किए गए हैं, कौन सा रूल रेगुलेशन है जिसके थ्रू बैन किए गए हैं। ठीक है, तो ये बातें आप लोगों के माइंड में कंप्लीटली क्लियर होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं।
आगे बढ़ते हैं। ये आप लोगों के सामने यहाँ पर जो न्यूज़ है काफी इंपॉर्टेंट है, हालांकि ये थोड़ा इसके बारे में डिस्कस किया था, थोड़ा सा डिटेल में यहाँ पर बात कर लेते हैं। बात की जा रही है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के बारे में, ठीक है। यानी कि कोविड-19 यानी कि कोरोना वायरस डिजीज के चलते बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको खाना टाइम पर नहीं मिल पाया। तो हमारी कंट्री के जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, उनके द्वारा अनाउंस किया गया प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, ये दीपावली और छठ पूजा तक एक्सटेंड कर दी गई है, यानी कि नवंबर के महीने तक एक्सटेंड कर दी गई है। तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जिनको खाना नहीं मिल पा रहा है उनके लिए एक और अपॉर्चुनिटी है यहाँ पर, कम से कम इसको इंप्लीमेंट अगर ढंग से किया जाए तो। इनके द्वारा बोला गया कि 80 करोड़ लोगों को फायदा पहुंचने वाला है। 5 किलोग्राम फ्री जो वीट यानी कि गेहूं और चावल प्रोवाइड कराए जाएंगे पर मंथ, ठीक है। इसी के साथ में 5 किलोग्राम जो राइस और चावल के साथ में 1 किलोग्राम यहां पर क्या रहेगा? ये वोल चना, यानी कि एक तरीके से जो चना नहीं होता है जिसको भिगोकर भी आप लोग कई बार खाते हैं, जो फिर उसमें से अंकुरित वो हो जाते हैं, तो इसको स्प्राउटेड ग्राम्स बोलते हैं जिसको आप लोग, ठीक है। तो वो यहां पर देखने को मिलेगा। तो गवर्नमेंट के द्वारा बोला गया कि मोर देन 90,000 करोड़ रुपए यहां पर ये इसके बेसिकली स्कीम के लिए और खर्च किए जाएंगे। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बन जाता है कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट फूड सिक्योरिटी स्कीम यहां पर ये बन गई है जब यहां पर ये स्टेप उठाया गया। तो पीएम की जो गरीब कल्याण अन्न योजना है यहां पर ये सफिशिएंट फूड प्रोवाइड कराने की कोशिश कर रही है, खासकर वो लोग जो कि कोरोना वायरस की चपेट में आकर जिनको कुछ नहीं मिल पा रहा है, तो एक तरीके से उनको फायदा पहुंचाएगी। तो फूड ग्रेन के चलते यहां पर ये इनको फायदा पहुंचाने वाली है। तो एक तरीके से इसके बारे में याद रखिएगा। और भी अगर बात करें यहां पर फूड ग्रेन के बारे में जो डिस्ट्रीब्यूशन की बात की जाती है, तो हमारी कंट्री में जैसे आप लोग जानते हैं टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसको टीपीडीएस आप लोग बोलते हैं, इसी के साथ में अंत्योदय अन्न योजना, ठीक है। तो उसमें यहां पर टारगेटेड रहता है। इसी के साथ में प्रायोरिटी दी जाती है बेसिकली हाउस होल्ड राशन कार्ड होल्डर को, जिनको ये चीजें प्रोवाइड कराई जाती है। तो ये जो बेसिकली स्कीम है ये अप्रैल 2020 से चल रही है, तो नवंबर तक चलने वाली है। तो देखते हैं कितने सारे लोगों को फायदा यहां पर पहुंच पाता है, क्योंकि हमारी कंट्री में जो अनाज वगैरह है वो बोला जाता है कि काफी अच्छे से स्टोर है, बाहर से हम लोगों को लाने की जरूरत नहीं है। जो हमारी कंट्री में आप लोगों को पता है एफसीआई जिसको आप लोग बोलते हैं, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, तो वो बेसिकली यहां पर भंडारण रखती है। तो देखते हैं कि कितने अच्छे से यहां पर चीजों को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो ये थी न्यूज, आगे बढ़ते हैं। गूगल डोल्डी के बारे में कितने आप लोग जानते हैं? आप लोगों ने देखा होगा अगर गूगल पर आप लोग कुछ सर्च करते हैं तो उसके ऊपर कोई ना कोई पिक्चर बनी रहती है। कई बार जैसे किसी पर्टिकुलर महान पर्सनैलिटी का कोई बर्थडे है या फिर इसके अलावा कोई फेस्टिवल है, तो उसमें आप लोगों को चीजें देखने को मिलती है। अभी रिसेंटली यहाँ पर 30 जून को एक पर्टिकुलर पर्सनैलिटी जिनका नाम है यहाँ पर मर्सा पी जॉनसन, इनको गूगल डोल्डी में यहाँ पर दिखाया गया। बेसिकली क्या है यहाँ पर, इनसे रिलेटेड इसके बारे में जान लेते हैं। तो ये रिलेटेड है एलजीबीटी कम्युनिटी से रिलेटेड। तो एलजीबीटी कम्युनिटी क्या है उसके बारे में थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए, तभी आप लोग चीजों को समझ पाएंगे। हमारी कंट्री में भी काफी बात की जाती है। जैसे आप लोगों से मैं उदाहरण के तौर पर बात करूं, ट्रांसजेंडर, जिनको आप लोग किन्नर बोलते हैं या फिर हिजरा बोलते हैं, ये ऐसी कम्युनिटी है, नेचुरली इनकी ये चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। यानी कि कोई ट्रांसजेंडर है तो नेचुरली ट्रांसजेंडर है, उसके हाथ में तो कुछ बातें नहीं है कि वो बेसिकली ट्रांसजेंडर क्यों बना, पर लेकिन सोसाइटी उनको ऐसा एक्सेप्ट नहीं करती है, सोसाइटी उनको अलग तरीके से देखती है। अभी हमारे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी यहां पर इसके ऊपर एक डिसीजन आया था जिसमें ट्रांसजेंडर को थर्ड जेंडर बनाने की बात की गई थी। यानी कि एक तो हो गया गर्ल्स, दूसरा हो गया बॉयज, तीसरा हो गया यहां पर ट्रांसजेंडर, ठीक है, मेल फीमेल और ट्रांसजेंडर। तो थर्ड जेंडर की बात यहां पर की गई, जिसके चलते इनको रिजर्वेशन देने की बात की गई। इसी के चलते लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल और क्वीर, जो विचित्र तरीके से आप लोगों को चीजें देखने को मिलेगी, तो ये भी कम्युनिटी होती है। ये इनकी फीलिंग होती है, जैसे कि आप लोग देखिए कोई लड़का लड़के के साथ में शादी कर रहा है, लड़की लड़की के साथ में कर रही है, या फिर किसी को फर्क नहीं पड़ता है लड़का है लड़की, वो उसके साथ में फिजिकल हो जाता है। तो ये सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलती है। तो ये सारी चीजें रिसेंटली अभी काफी न्यूज में थी, तो इनके बारे में आप लोगों को आइडिया होना चाहिए, क्योंकि जब एग्जाम में आप लोगों से क्वेश्चन आए कम्युनिटी के बारे में, तो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बारे में भी आप लोगों से बात की जा सकती है। तो इसके बारे में आप लोग थोड़ा सा याद रख सकते हैं। ये आप लोगों को मैंने पहले भी डिस्कस किया था, यहाँ पर इसको बोलते हैं NLSA, ठीक है। तो इसको बोलते हैं नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारी कंट्री में केस आया था, जिसके चलते ट्रांसजेंडर को थर्ड जेंडर बनाया गया और फंडामेंटल राइट की भी बात यहाँ पर की गई। तो कब का था ये केस? बहुत बार डिस्कस कर चुका हूं कई सारे आर्टिकल में। तो 2014 में ये केस हमारी कंट्री में निकल कर आया था, पर लेकिन तब से लेके अब तक भी यहाँ पर इनको प्रॉपर वे में जो राइट्स वगैरह हैं वो प्रोवाइड नहीं करा पाए हैं। तो उसके चलते बार बार बात की जाती है और इस केस का हवाला यहां पर दिया जाता है, ठीक है। तो इसके चलते यहां पर याद रखिएगा। तो इससे रिलेटेड यहां पर ये बातें की जा रही हैं। तो यहां पर जो बेसिकली ये जो डे है यहां पर ये सेलिब्रेट किया, ये जो बेसिकली फोकस किया गया गूगल के द्वारा, तो यहां पर ये है मर्सा पी जॉनसन, जो 1945 से लेकर 1992 तक यहां पर इनके द्वारा एक तरीके से काफी बड़ा रोल प्ले किया गया। एक जो पर्सन है बेसिकली इस पर्टिकुलर जो कैटेगरी में आते हैं उनको सपोर्ट किया गया इनके द्वारा, ठीक है। पोस्टुमसली फिर यहां पर इनको ऑनर दिया गया। न्यूयॉर्क सिटी के अंदर एक तरीके से प्राइड मार्च निकाला गया जब यहां पर इनकी डेथ हुई।
चीजों को लेकर आगे अच्छे से चीजों को आगे लेकर चला गया कि हाँ किस तरीके से कोई डे इस तरीके से फोकस देकर चलना है, ताकि जो ऐसी कम्युनिटी है उनको अंडरस्टैंड किया जा सके। पहले कोई लोग इनको अंडरस्टैंड नहीं करते थे। अभी आप लोगों ने मूवी देखी होगी आयुष्मान खुराना की, ठीक है, तो वो भी मूवी सामने निकल कर आए, तो अब इन चीजों को दिखाने की कोशिश की जा रही है कि हाँ भैया ऐसा भी तबका होता है सोसाइटी का जिनको ये चीजें उनके अंदर की फीलिंग होती है यहां पर ये, ठीक है, तो उनको गलत तरीके से मत देखो। एक तरीके से ये बोला जाता है कि वो नेचुरली होती हैं, ठीक है। तो जैसे कि आप लोगों के आसपास भी अगर आप लोगों ने कोई ऐसा पर्सन देखा होगा, देखने में तो लड़के जैसा लगता है, पर लेकिन अंदर से जो उसकी तरीके की एक चाल ढाल जो उसका एक तरीके से रवैया होता है वो लड़की जैसा देखने में लगता है, ठीक है। तो उसमें उसकी कोई गलती नहीं है, उसमें एक तरीके से नेचुरली वो चीजें देखने को मिलती हैं। अब हम लोगों के ऊपर डिपेंड है कि हम लोग उनको एक्सेप्ट क्यों नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हम लोग को एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि जैसा है उसको इंसान को ऐसे एक्सेप्ट करो, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं उसको चेंज करने की कोशिश करने लगते हैं, तो वो एक गलत तरीका है यहाँ पर। तो नेचुरली वो पर्सन जैसा है, अगर उसको ऐसे ही चेंज नहीं करोगे तो वो अपनी जिंदगी को अच्छे से एंजॉय नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग को उसकी फीलिंग को समझना चाहिए और उसको ऐसे ही एक्सेप्ट करना चाहिए, और यही बात अब यहां पर कोर्ट भी बोल चुका है। इसीलिए जो सेक्शन 377 था, जो कि पहले इस पर्टिकुलर कैटेगरी का अगर कोई पर्सन पाया जाता था तो उसको जेल में डालने की बातें करता था, उसके ऊपर सजा सुनाने की बातें करता था, अब इसको भी नल एंड वॉइड करार हमारी कंट्री में दे दिया गया है। तो इसलिए यहां पर ये काफी चीजें हो गई हैं, और खासकर जब से केएस पुट्टास्वामी केस आए यहां पर हमारी कंट्री में 2017 में, तब से तो प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट बना दिया आर्टिकल 21 के तहत। अब तो कोई पर्सन कुछ भी करे, उसमें आप लोगों का क्या मतलब है, उसकी पर्सनल लाइफ है तो उसको एंजॉय करने दो, आप लोग उसमें इंटरफेयर क्यों करते हो। तो ये सारी बातें हैं जो आप लोगों से एग्जाम में भी पूछी जा सकती हैं, जिनके बारे में आप लोगों को आइडिया भी होना चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर साहब के द्वारा अभी यहां पर जो बेसिकली एक ट्रिब्यूट पे किया गया जो फ्रीडम फाइटर थे यहां पर हुल दिवस। हुल जो है बेसिकली रिबेलियन आप लोग इसको बोल सकते हैं, विद्रोह आप लोग इसको बोल सकते हैं, इसको संथाल हुल और संथाल रिबेलियन के नाम से भी जाना जाता है। ये हुल दिवस यानी कि रिबेलियन डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये 30 जून को यहां पर सेलिब्रेट किया गया, तो इसको यहां पर ट्रिब्यूट दिया गया। ये जो बेसिकली संथाल रिबेलियन था 1855 में, ये यहां पर जो बेसिकली आप लोगों को देखने को मिला, तो ये झारखंड के अंदर आप लोगों को यहां पर देखने को मिला, ठीक है। तो झारखंड के अंदर जो साहिबगंज जो डिस्ट्रिक्ट है वहां पर ये चीजें देखने को मिली। ये है यहां पर भोग नदी, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर एरिया है यहां पर जहां पर ये सिचुएशन देखने को मिली। तो यहां पर कुछ लीडर थे इनके, जैसे यहां पर बात की जा रही है सीदो मुर्मू, ठीक है, यहां सीदो मुर्मू, ठीक है, इसी के साथ में यहां पर कानू मुर्मू, ठीक है। तो यहां पर मुर्मू, तो नाम याद रखिएगा, दोनों मुर्मू हैं यहां पर ये। तो इनके द्वारा एक तरीके से जो ब्रिटिश लीडरशिप थी उनको एक्सेप्ट करने से मना कर दिया, और उस टाइम पर जब चीजें स्टार्ट हुई तो 30 जून 1855 से लेकर फिर ये यहां पर ये जनवरी 3 1856 तक यहां पर चली। तो ये सारी चीजें आप लोग इसके बारे में आइडिया रख सकते हैं। देखिए जब यहां पर इस तरीके का कोई ट्रिब्यूट दिया जाता है कंट्री के प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, तो आप लोगों से क्या करेंगे, हिस्ट्री का क्वेश्चन आप लोगों से जाकर बैकग्राउंड में पूछ लेंगे। आप लोग बोलेंगे यार ये तो न्यूज में था ही नहीं, मतलब ये तो हिस्ट्री में पढ़ा ही नहीं, ये कहां से आ गया। तो इस तरीके से जो करंट होता है उसकी बैकग्राउंड में हिस्ट्री जाकर आप लोगों को चेक करनी है, वहां से क्वेश्चन बन जाएंगे। पूछ लेंगे कि ये पर्टिकुलर जो यहां पर ये जो बेसिकली यहां पर जो ये हुल दिवस था, इसमें कौन लीडर थे जिनके द्वारा यहां पर ब्रिटिश के खिलाफ एक तरीके से मोर्चा खोला गया था। तो इस तरीके से आप लोगों से पर्टिकुलर जो पर्सनैलिटी के नाम पूछ लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग इनके बारे में हल्का सा आइडिया जरूर रखिएगा। नेक्स्ट स्कीम है, यहाँ पर इसके बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर जो बात की जा रही है ये पर्टिकुलर एक स्कीम के बारे में बात की जा रही है जो स्टार्ट की गई है, ये फूड प्रोसेसिंग जो मिनिस्टर हैं उनके द्वारा इसको स्टार्ट किया गया है। तो यहाँ पर बात की जा रही है पीएम फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइज, जिसको PMFME आप लोग बोलते हैं। ये जो स्कीम है बेसिकली हमारी कंट्री में आत्मनिर्भर जो भारत अभियान के बारे में बात की जाती है उससे रिलेटेड है। तो फाइनेंशियल, टेक्निकल और जो बिजनेस सपोर्ट है यहाँ पर उसके बारे में बात की जाती है, जो अपग्रेड करेगा यहाँ पर माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइज के चलते। ये क्या होता है, देखिए मान लीजिए जैसे यहां पर टमाटर दिखा रखे हैं, तो टमाटर का जूस निकाल के या फिर आप लोग टमाटो सॉस यहां पर बना सकते हैं। जैसे आप लोग आटा लाते हैं तो आटे को आप लोग यूज करके ब्रेड बना सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोग क्या करते हैं, फूड को प्रोसेसिंग फॉर्म में लेकर आते हैं। जैसे मैं आप लोगों को एक सजेशन करता हूं, अगर आप लोग कोशिश करो तो इसको यूज जरूर करना, आंवला कैंडी। आंवला कैंडी कितने आप लोगों में से ऐसे लोग हैं जो पसंद करते हैं, खाते हैं? अगर नहीं खाते तो जरूर खाइएगा, आंखों के लिए भी अच्छी है, बालों के लिए भी, स्किन के लिए भी काफी अच्छा रहता है। तो खाली पेट मॉर्निंग में आप लोग इसको खा सकते हैं। तो क्या होता है, आंवले को एक तरीके से यहां पर जो बिन मौसम में जिसमें आंवला नहीं आता है उस मौसम में भी आप लोग यूज कर सकते हैं। तो ये फूड प्रोसेसिंग कैटेगरी में आ जाती हैं चीजें, ठीक है। तो फूड को प्रोसेस करके एक तरीके से आप लोगों के सामने परोसा जाता है ताकि उस मौसम में भी आप लोगों को चीजें मिल सके जिस मौसम में वो अवेलेबल नहीं होता है, ठीक है। तो इसके चलते यहां पर जो स्कीम है बोला गया है कि इन्वेस्टमेंट किया जाएगा 35,000 करोड़ रुपए का, और इसी के साथ में यहां पर जनरेट करेगी 9 लाख स्किल्ड और सेमी स्किल्ड
और इसी के साथ में बेनिफिट करेगी यहां पर 8 लाख जो यूनिट है बेसिकली, यानी कि एक तरीके से हर एक लेवल का जो कैटेगरी का जो पर्सन है उसको जॉब मिल जाती है। फिर यहां पर कुछ स्किल्ड होते हैं, कुछ अनस्किल्ड होते हैं, कुछ सेमी स्किल्ड होते हैं, तो सबको कुछ ना कुछ यहां पर एक तरीके से जॉब मिल जाती है। स्कीम कैसी है? सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है। सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम जब मैं बोलता हूं इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि सेंटर और स्टेट दोनों मिलकर काम करेंगे। जब यहां पर आप लोगों को सेंट्रल सेक्टर स्कीम लिखा हो, सेंट्रल सेक्टर यानी कि सेंटर का ही पूरा सेक्टर है, सारा काम सेंटर करेगा, स्टेट कोई भी पैसा नहीं देगा, ठीक है, तो सारा काम सेंटर को करना पड़ेगा, तो उसको बोलते हैं सेंट्रल सेक्टर स्कीम। जब सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम बोले तो स्पॉन्सर कर रहे हैं, इनके पूरा पैसा नहीं दे रहे, बस स्पॉन्सर कर रहे हैं आप, तो उसको सेंट्रल स्पॉन्सर का मतलब है कि दूसरों से पैसे लेगा, राज्य से भी पैसे लेगा। तो ये जो स्कीम है इसमें 2020-21 से लेकर 24-25 तक का बोला जा रहा है कि लगभग 10,000 करोड़ रुपए का यहां पर आउटलेट आप लोगों को देखने को मिलेगा। और इसी के साथ में ये जो बेसिकली खर्चा यहां पर किया जाएगा, ये खर्चा देखने को मिलेगा आप लोगों को जो नॉर्मल राज्य हैं, ठीक है, तो वहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा 40% यहां पर देगा कौन? 60% देगा सेंटर और 40% देगा यहां पर स्टेट। जो हिली एरिया और नॉर्थ ईस्ट एरिया है वहां पर ये 90% देगा सेंटर और 10% देगा यहां पर जो बेसिकली राज्य है। और यूटी जो है बेसिकली वहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, यूटी जो है लेजिस्लेचर वहां पर, तो वहां पर तो सेंटर की होगी, यूनियन टेरिटरी सेंटर की होती है, तो वहां पर सेंटर से निकल कर आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग यहां पर समझ सकते हैं। जो दूसरी यूटी है नॉर्मल तरीके से, ठीक है, जहां पर एक तरीके से आप लोगों को चीजें देखने को मिलेगी जहां पर लेजिस्लेचर नहीं है। देखिए दोस्त चीजें समझिएगा यहां पर, जैसे कि दिल्ली हो गया, ठीक है, इसी के साथ में जम्मू एंड कश्मीर हो गया, हालांकि वहां पर अभी इलेक्शन नहीं हो रहे हैं, दिल्ली हो गया, ठीक है, पौंडीचेरी हो गया, वहां पर क्या होता है? चीफ मिनिस्टर होता है खुद के। तो जहां ऐसी यूनियन टेरिटरी है तो वहां पर क्या होता है? खुद के चीफ मिनिस्टर जनता के द्वारा चुने गए, तो वहां पर भी 60 और 40 वाला रेशियो रहेगा, 60 सेंटर देगा, 40 खुद से। बाकी जहां पर लेजिस्लेचर नहीं है, जैसे कि दूसरी बात बोल सकते हैं आप लोग, दूसरी जो यूनियन टेरिटरी होगी हमारी कंट्री में, जैसे कि अंडमान निकोबार आप लोग ले लीजिए, ठीक है, तो यहां पर क्या होगा? यहां पर सेंटर देगा पूरा 100%, क्योंकि सेंटर के अंदर यहां पर ये चीजें आ गई। तो इसके चलते जो स्कीम है यहां पर ये 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के बारे में आप लोग बात करते हैं। ये यहां पर एक डिस्ट्रिक्ट में कम से कम एक प्रोडक्ट यहां पर होना चाहिए, ताकि उसको एक एक्सपोर्ट लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल तक यहां पर पहुंचाया जा सके, और कंट्री में तो कम से कम उसको लेकर चलाई जा सके। इसी के साथ में जो प्रोडक्ट्स हैं, कई बार माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस हैं, एस्पायरेशनल जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके ऊपर भी फोकस किया जाएगा। ये कैसे डिस्ट्रिक्ट होते हैं? ये वो डिस्ट्रिक्ट होते हैं एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट जहां पर आप लोगों को सिचुएशन जो है वो खराब देखने को मिलेगी। इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छी नहीं है, एजुकेशन लेवल अप टू द मार्क नहीं है, हेल्थ फैसिलिटी अच्छी नहीं है, वहां पर रोड डेवलपमेंट अच्छा नहीं है, तो एस्पायरेशन मतलब एस्पायरेशन कर रहे हैं कुछ काम करने की, तो वो वाले डिस्ट्रिक्ट है जिनके बारे में यहां पर बात की जा रही है। तो ऐसे भी क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में बन जाते हैं, तो डिटेल में डिस्कस कर दिया, आप कोई कंफ्यूजन माइंड में नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है ये फूड प्रोसेसिंग जो एंटरप्राइज है उनके बारे में यहां पर बात की जा रही है। इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। हमारी कंट्री में ये बेसिकली जो स्कीम है ये फोकस कर रही है किसके ऊपर? टमाटो, ओनियन और पोटैटो, यानी कि जो आलू हैं, इसी के साथ में जो टमाटर हैं और जो प्याज हैं उसके ऊपर फोकस देकर चला जा रहा है। तो इसके चलते टॉप कर स्कीम है, आप लोगों से पूछा जा सकता है, याद भी होगा आप लोगों को, बजट में इसको अनाउंस किया गया था, मैंने डिस्कस किया था। तो यहां पर इसको ऑपरेशन ग्रीन के नाम से जानते हैं। ऑपरेशन ग्रीन में यहां पर टोमेटो, ओनियन, पोटैटो यानी कि प्याज, टमाटर और आलू, इसके ऊपर फोकस दिया जाता है। खासकर जो पेरिसेबल जो फूड और जो वेजिटेबल होते हैं उनके ऊपर फोकस दिया जाता है। इनके जो आइटम जल्दी से खराब हो जाते हैं उनको अगर हम लोग कोल्ड स्टोरेज में रखेंगे तो उससे क्या होगा? उनकी जो एज है वो बढ़ जाएगी थोड़ी सी, और उनको एक जगह से दूसरी जगह पर भी पहुंचाया जा सकता है। मान लीजिए आज के दिन में बात करें जैसे एप्पल है, ठीक है, तो एप्पल अगर मान लीजिए इसे नॉर्थ इंडिया में आप लोगों को देखने को मिलता है और उसको तमिलनाडु में पहुंचाना है, तो उसके लिए कोल्ड स्टोरेज की फैसिलिटी रहेगी। तो इस तरीके से फोकस देने की कोशिश की जाती है, कोई ना कोई ऐसा अल्टरनेटिव ढूंढा जाए ताकि कोई प्रॉब्लम न देखने को मिले। ऑपरेशन ग्रीन जो स्कीम है ये मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के द्वारा इंप्लीमेंट की जाती है। इसमें टोमेटो, ओनियन, पोटैटो ये बेसिकली फोकस एरिया यहां पर रहता है। और जब ये स्कीम लॉन्च की गई थी कई सारे क्वेश्चन यहां पर एग्जाम में इससे रिलेटेड पूछे गए थे। तो बेसिकली जहां पर ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन है उसको वहां से निकालकर दूसरे एरिया में ले जाया जाएगा जहां पर प्रोडक्शन अवेलेबल नहीं है, या फिर पोस्ट हार्वेस्टिंग जो लॉस होता है, जैसे आप लोग देखते हैं टमाटर सड़ गए खेतों में, उनको वहां से उस तरीके से उसको रोका जाएगा। तो फॉर द पीरियड ऑफ 6 मंथ यहां पर जो डेट ऑफ नोटिफिकेशन है यहां पर उससे इसको कंटिन्यू किया जाएगा। और फूड प्रोसेसिंग ये सारी जो कोऑपरेटिव इंडिविजुअल फार्मर या फिर जो लाइसेंस एजेंट होते हैं, कोऑपरेटिव मार्केट रिटेलर, सब यहां पर इसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं। तो यहां पर जो बेसिकली मिनिस्ट्री है वो प्रोवाइड कराएगी जो 50% कॉस्ट है यहां पर, जिस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं जो भी कॉस्ट आ रही है, तो उसमें यहां पर ये भी काफी वहन करने वाली है। इसी के साथ में जो ट्रांसपोर्ट एलिजिबिलिटी जो क्रॉप्स हैं उनके चलते यहां पर सरप्लस जो प्रोडक्शन क्लस्टर है उनके ऊपर फोकस दिया जाएगा। एक तरीके से कहने का मतलब आप लोग ये बोल सकते हैं कि सपोर्ट प्रोवाइड कराई जाएगी ताकि जो इंडस्ट्री है वो आगे यहां पर बढ़कर चल सके। तो यह है बेसिकली इसका फोकस एरिया।
तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। आई होप कि आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। आइए अब आज का क्विज देख लेते हैं। सबसे पहले आप लोगों को मिनिस्ट्री का नाम बताना है जिसके द्वारा यहाँ पर फाउंडेशन स्टोन रखा गया है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के साथ में मिलकर। यहाँ पर ये डेवलपमेंट सेंटर कहां पर इसको बेसिकली बनाने की बात की जा रही है, ठीक है। तो वर्ल्ड की लार्जेस्ट जो स्कीम है फूड जो बेसिकली सिक्योरिटी के बारे में बात करती है उसका नाम आप लोगों को बताना है। नेक्स्ट संथाल जो रिबेल है उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया, तो कब का है ये आप लोगों को बताना है। कौन सी मिनिस्ट्री है जो यहाँ पर बात कर रही है ग्रीन ऑपरेशन के बारे में हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किया, तो आप लोगों को बताना है। कौन सा ऑपरेशन है जो कि यहाँ पर जो टोमेटो ओनियन पोटैटो इनके बारे में बात करते हैं। इसी के साथ में हम लोगों ने यहां पर बात की ये किसके बारे में, फूड प्रोसेसिंग के बारे में, ठीक है। तो आप लोगों को यहां पर ये बताना है इसके अंदर कि कौन सी स्कीम है जो हमारी कंट्री में अभी लॉन्च की गई जिसके चलते ये अभी रिसेंटली न्यूज में देखने को मिला, ठीक है। सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम के जब बारे में हम लोग बात कर रहे हैं तो यहां पर ये कब से लेके कब तक यहां पर स्कीम है जिसके बारे में हम लोगों ने अभी बात की। सेंट्रल स्पॉन्सर्ड का मतलब है कि सेंटर पैसा देगा यहां पर स्टेट के साथ मिलकर। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। आई होप कि आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। यहां से जाकर आप लोग लेक्चर की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करें। तब तक के लिए जय हिंद।